एक आदमी ने चूहे की खाल अपने चेहरे पर चिपका ली, फिर एक रहस्यमयी दवा का इंजेक्शन लगाया और तभी एक चमत्कारी घटना घटी। लेकिन उस त्वचा की बढ़त रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में उसने आदमी की नाक और मुंह को पूरी तरह ढक लिया। घुटन से मरने से बचने के लिए उसने सर्जिकल चाकू उठाया और अपने चेहरे को काटना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी त्वचा की बढ़त नहीं रुकी जब तक कि उसका पूरा चेहरा बंद नहीं हो गया, और उसी पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। समय बीतता गया और 10 साल बाद उसकी बेटी शाओलिंग को सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप मिलती है। इन सालों में चेहरे पर मौजूद जन्मजात दाग की वजह से उसे हमेशा लोगों की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करना पड़ा। इसलिए माहौल बदलने के लिए वह सिंगापुर अपनी बुआ के घर चली जाती है। घर में उसकी उम्र एक लड़की है, एंजेला, लेकिन अलग संस्कृति और माहौल के कारण शाओलिंग को इस परिवार में घुलने मिलने में बहुत मुश्किल होती है। वह हर परेशानी का कारण अपने चेहरे को मानती है। सिर्फ रास्ते में रोज मिलने वाला वही बदसूरत भिखारी उसकी तकलीफ को सच में समझ पाता है। हालांकि यूनिवर्सिटी में शाओलिंग एक बेहतरीन छात्रा साबित होती है। जब प्रोफेसर को पता चलता है कि वह अपने पिता के छोड़े हुए चमत्कारी इलाजी त्वचा पर आगे रिसर्च करना चाहती है, तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लैब का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, लेकिन याद रखना हर प्रयोग मेरी निगरानी में ही होगा। स्पष्ट था, प्रोफेसर के भी अपने कुछ गुप्त इरादे थे। लेकिन नई नई यूनिवर्सिटी में आई शाओलिंग सिर्फ अपने पिता की छोड़ी हुई कुछ पुरानी नोटबुक्स के सहारे इतनी बड़ी खोज आखिर कैसे कर सकती थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब नतीजा नहीं मिला तो प्रोफेसर पूरी तरह उससे निराश हो गया। यहाँ तक कि उसने शाओलिंग की जगह किसी नए छात्र को रख लिया। निराश और टूटी हुई शाओलिंग जब घर लौट रही थी तो उसकी नजर सड़क पर पड़े एक प्रचार पत्र पर पड़ी, और तभी उसके मन में एक नया विचार कौंधा। उसे याद आया कि जानवरों की तुलना में पौधों की खुद को ठीक करने की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। शायद इन्हीं से निकला कोई तत्व उसके प्रयोग की असफलता को तोड़ सके। रात का अंधेरा छाते ही शाओलिंग चुपचाप लैब के उस हिस्से में पहुंची जहां दुर्लभ पौधे रखे थे। उसने सावधानी से लोहे की जंजीरें काटी और अंदर कदम रख दिया। अंदर उसके नजर एक बेहद अजीब लेकिन खूबसूरत फूल पर ठहर गई। वो फूल बाहर से जितना मोहक था उतनी ही उसकी खुशबूदार बदबूदार, जैसे खुद शाओलिंग महसूस करती थी। बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से अधूरी। उसने ध्यान से उस फूल का एक छोटा सा हिस्सा काटा और तुरंत लैब में लौट आई। वहां उसने उसी से एक नया फॉर्मूला तैयार किया। उधर प्रोफेसर अपनी छात्रा ईवा के साथ निजी शोध में व्यस्त था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी देर रात कोई छात्रा लैब में आएगी। शाओलिंग ने दर्द को सहते हुए अपनी जांघ से त्वचा का एक छोटा टुकड़ा काटा, फिर सफेद चूहे की खाल से एक हिस्सा लिया और उसे अपने घाव पर चिपका दिया। जैसे ही उसने गुलाबी रंग का सीरम इंजेक्ट किया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। दो अलग अलग प्रजातियों की त्वचा तेजी से आपस में जुड़ने लगी। ये देखकर प्रोफेसर दंग रह गया। उसने ईवा को इशारे से कहा चुप रहने को और खुद धीरे धीरे वहां से निकल गया। लेकिन ईवा, जो खुद समझ नहीं पा रही थी, दोनों को उस हालत में देखकर गलतफहमी में आ गई। उसे लगा कि शाओलिंग भी उसकी तरह अच्छे ग्रेड्स के बदले शरी का सौदा करने वाली लड़की है। गुस्से में भरी ईवा ने अपने फोन से वो तस्वीरें खींच ली, फिर बनावटी मुस्कान के साथ बाहर आकर बोली, इतनी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। शाओलिंग कुछ समझ नहीं पाई और चुपचाप उसके साथ चल पड़े। उधर प्रोफेसर ने देखा कि शाओलिंग अपनी नोटबुक भूल गई है। उसने बिना देर किए उसकी हर एक पेज की तस्वीर खींच ली, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि इस लड़की ने वाकई कुछ असंभव कर दिखाया है। उधर घर जाने की तैयारी कर रही एंजेला को अचानक एक तस्वीर मिली और उसे देखते ही उसका खून खौल उठा। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती रहती थी, एंजेला जरा शाओलिंग से सीखो, वो कितनी मेहनती और समझदार है। लेकिन अब उस तस्वीर को देखकर एंजेला का भरोसा टूट गया। उसे लगा कि शाओलिंग ने ये सब मेहनत से नहीं बल्कि अपनी इज्जत बेचकर हासिल किया है। गुस्से से भरी एंजेला ने ये बात अपनी माँ को बताई, मगर माँ ने उसकी बात सुनने के बजाय डांट दिया, तुम बस उससे जलती हो क्योंकि वो तुमसे बेहतर है। दृश्य बदलता है। ईवा अपनी कार लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती है। वहां पहले से खड़ी शाओलिंग है, हैरान और घबराई हुई। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि ईवा उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी ईवा जहरीली मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ती है। वो शाओलिंग के चेहरे का मजाक उड़ाती है और व्यंग से कहती है,
बेहतर होगा प्रोफेसर से दूर रहो वरना पछताओगी। इतना कहकर वो अपने कार घुमाती है और चली जाती है। शाओलिंग वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। गुस्से और दर्द से भरी वो अपने चेहरे पर मौजूद जन्मजात दाग को जोर जोर से रगड़ने लगती है, जैसे वो दाग ही उसके सारे दुखों की जड़ हो। लेकिन अंदर कितना भी तूफान क्यों ना उठे, वो खुद को संभालती है और चुपचाप घर की ओर लौट जाती है। घर पहुंचते ही उसके कदम थम जाते हैं। पिता का पूजा घर बिखरा पड़ा था, सब कुछ अस्त व्यस्त, और पास ही खड़ी एंजेला गुस्से में चिल्ला रही थी, तू वापस अपने देश चली जा, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। अब शाओलिंग और नहीं सह सकी। उसका सब्र जवाब दे गया और उसने एंजेला पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। जब शाओलिंग को होश आया, एंजेला की सांसें थम चुकी थी और उसी वक्त उसकी माँ घर लौट रही थी। शाओलिंग ने कांपते हाथों में पकड़ी दवाई की शीशी को देखा, आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और मन में एक भयानक निर्णय। उसने धीरे धीरे सर्जिकल चाकू उठाया और अपनी ही त्वचा पर वार कर दिया। इसके बाद उसने एंजेला का चेहरा उतारा, दवा का इंजेक्शन लगाया और उसे अपने चेहरे पर चिपका लिया। कुछ ही पलों में उसके शरीर में दर्द की भयंकर लहरें दौड़ने लगीं। वो जमीन पर गिर पड़ी, तड़पती रही, लेकिन जब वो दर्द धीरे धीरे थमा, शाओलिंग ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा अब खूबसूरत था, वो खूबसूरती जिसकी उसने जिंदगी भर ख्वाहिश की थी। लेकिन तभी नीचे से कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। घबराई हुई शाओलिंग फौरन एंजेला के कपड़े पहनने लगी। उसी वक्त उसकी मौसी ने अचानक दरवाजा खोल दिया। अच्छी बात यह थी कि शाओलिंग पहले ही एंजेला की लाश को बिस्तर के नीचे छिपा चुकी थी। अगली सुबह मौसी ने उससे विदा ली और यूरोप के लिए रवाना हो गई। कम से कम 10-15 दिन तक लौटने का कोई सवाल ही नहीं था। किसी को शक न हो इसलिए शाओलिंग ने एंजेला का फोन उठाया और उसके वीडियो देखकर उसकी हर हरकत, हर मुस्कान, हर बोलने का लहजा सीखना शुरू कर दिया। अगले दिन वो एंजेला का चेहरा लगाकर कॉलेज पहुंची, लेकिन उसे क्या पता था एंजेला का एक गुप्त बॉयफ्रेंड भी था। पहली बार किसी ने उसे प्यार से देखा था, पहली बार किसी ने उसे खूबसूरत कहा था, और शाओलिंग को लगा कि शायद यही एहसास उस नए चेहरे ने उसे दिया है। दोपहर में दोनों पहाड़ी की चोटी पर मिलने पहुंचे। हवा में हल्की ठंडक थी और माहौल में एक अजीब सी नरमी। पल कुछ रोमांटिक हो चला था, लेकिन तभी लड़के की नजर उसके सिर के ऊपर पड़ी। वहां एक गहरी फटी हुई दरार नजर आई। घबराई शाओलिंग बिना कुछ कहे वहां से भागी, सीधे घर लौटी और बाकी बची हुई गुलाबी दवा अपनी त्वचा में इंजेक्ट कर ली। फिर उसने दोबारा वो चेहरा पहन लिया, मगर तभी उससे एहसास हुआ कि उसकी रिसर्च नोटबुक कहीं गायब थी। वो लह पहुंची, हर जगह ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने प्रोफेसर को फोन किया, लेकिन प्रोफेसर ने बेशर्मी से कहा, अब ये खोज मेरी है शाओलिंग। उसका खून खौल उठा। वो प्रोफेसर से बात करने नीचे जाने ही वाली थी कि उसी वक्त उसने देखा कि ईवा नीचे खड़ी फोन पर बात कर रही थी। दिल में पुरानी नफरत और ताजा गुस्सा दोनों एक साथ फट पड़े। शाओलिंग ने कार की खिड़की पर दस्तक दी और एंजेला बनकर मुस्कुराई, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? रास्ते भर वो ईवा के चेहरे को घूरती रही। उसकी परफेक्ट स्किन, उसका निखार, उसकी सुंदरता, सब कुछ देखकर उसके अंदर एक अजीब सी जलन उठे। घर पहुंचकर शाओलिंग ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब दवा का असर खत्म होने लगा था। उसकी त्वचा फिर तेज सड़ने लगी थी और ईवा आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस करने लगी थी। ईवा लड़खड़ाते हुए नीचे की ओर भागी। सौभाग्य से घर में हाल ही में रेनोवेशन चल रहा था, इसलिए लिविंग रूम की खिड़कियों में अभी तक शीशे नहीं लगे थे। वो किसी तरह आंगन में पहुंची, लेकिन वहां का दरवाजा भी पहले से बंद था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। डरी हुई ईवा धीरे धीरे रेंगते हुए आंगन के पानी के टैंक में जा छिपी, लेकिन पानी की सतह पर उठती लहरों ने उसकी मौजूदगी का राज खोल दिया। शाओलिंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया, उसके बालों को कसकर खींचा और ड्रिल मशीन का नुकीला सिरा उसकी खोपड़ी में बेदर्दी से घुसा दिया। पल भर में सब खत्म हो गया और शाओलिंग ने आखिरकार पा लिया वो नई त्वचा जिसका उसने पूरी जिंदगी सपना देखा था। अगली सुबह वो आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरती को निहार रही थी। अब उसका अगला कदम तय था। इस नई पहचान का इस्तेमाल कर वो प्रोफेसर के करीब जाएगी, अपनी नोटबुक वापस लेगी और उसे उसकी हर साजिश की सजा दिलाएगी। ईवा को तो उसने पहले ही टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दिया था। इसके बाद उसने स्कूल प्रिंसिपल को एक अनाम ईमेल भेजी, जिसमें प्रोफेसर और छात्रा के बीच अनुचित संबंधों की शिकायत थी। अगले ही दिन पुलिस प्रोफेसर को पूछताछ के लिए ले गई और उसी मौके का फायदा उठाता हुए शाओलिंग उसके घर पहुंच गई। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन नोटबुक कहीं नहीं मिली। उधर प्रोफेसर समझ चुका था कि उसका करियर अब खत्म होने वाला है, जब तक कि वो त्वचा को पुनर्जीवित करने वाली तकनीक में कोई बड़ा चमत्कार न कर दे। वो सावधानी से दो अलग अलग त्वचा के टुकड़ों के बीच कुछ दवा की बूंदें टपकाता है और चमत्कार हो जाता है।
दोनों त्वचा के टुकड़े एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। ये देखकर प्रोफेसर खुशी से झूम उठा। वो शराब की अलमारी की ओर गया और एक गुप्त खांचे से सफेद पाउडर का पैकेट निकाला जश्न मनाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ शाओलिंग की नजरों से छिप नहीं सका। जैसे ही प्रोफेसर कमरे से बाहर गया, शाओलिंग ने वो गुप्त खांचा खोला, लेकिन अंदर नोटबुक नहीं थी, बल्कि वही गुलाबी दवा की शीशी रखी थी जिससे उसका पहला प्रयोग सफल हुआ था। अब उसकी अपनी त्वचा फिर से उखड़ने लगी थी। घबराई हुई शाओलिंग ने कोई बहाना बनाया और वहां से निकलने की कोशिश की। प्रोफेसर ने उसकी बेचैनी भरी आंखें देख लीं और उसी पल उसे एहसास हुआ कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। प्रोफेसर शराब की अलमारी के पास पहुंचा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ दवा की शीशी तो पहले ही गायब हो चुकी है। उधर घर लौटकर शाओलिंग दर्द से कराहते हुए ईवा की त्वचा उतारने लगी। धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि प्रोफेसर वहां पहुंच गया। वो सब समझ चुका था। ये पूरी साजिश, ये सारा खेल सिर्फ उस नोटबुक को वापस लेने के लिए रचा गया था। अब प्रोफेसर को बस वही गुलाबी दवा चाहिए थी। इसलिए उसने शाओलिंग से कहा, देखो, अगर तुम वो दवा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शाओलिंग हल्का मुस्कुराई और बोली, ठीक है, दवा फ्रिज में रखी है। फिर न जाने कितना समय बीत गया। जब प्रोफेसर को होश आया तो उसने खुद को एक भयानक हालत में पाया। उसकी छाती की त्वचा पूरी तरह से काटी जा चुकी थी। तभी शाओलिंग उसके सामने आई और ठंडे स्वर में बोली, तुम्हें मेरे पिता की रिसर्च इतनी पसंद है ना, तो लो, मैं तुम्हें वही अनुभव देती हूँ। उसने एक त्वचा का टुकड़ा उठाया और उसे प्रोफेसर की छाती पर चिपका दिया। फिर संतरी रंग की दवा उसके शरीर में इंजेक्ट कर दी। कुछ ही पलों में वो त्वचा तेजी से बढ़ने लगी, जैसे जिंदा होकर उसे निगल रही हो। प्रोफेसर दर्द से तड़प रहा था, लेकिन शाओलिंग ने निर्दयता से कहा, इतनी जल्दी मत मरो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉ भी रखी है। वो अपने बदले की खुशी में डूबी हुई थी। तभी पास के पड़ोसी ने एक चीख सुन ली। थोड़ी ही देर में पुलिस की सायरन गूंज उठी। शाओलिंग भागी, पूरी ताकत से दौड़ती हुई। वो मेट्रो स्टेशन में घुसी और वहां एक बेघर आदमी के पास जाके छिप गई। पुलिस उसके पास से गुजर गई। वो बच गई थी, या शायद नहीं, क्योंकि उसी अफरा तफरी में शाओलिंग से वो गुलाबी दवा की शीशी टूट गई और कुछ ही सेकंड में उसकी और इस भिखारी की त्वचा आपस में जुड़ने लगी। धीरे धीरे उनके शरीर मिलकर एक भयानक आकृति में बदल गए। कहानी के अंत में कई लोगों की जान लेने के बाद भी शाओलिंग पुलिस से तो बच गई, लेकिन अब वो एक विकृत और डरावने शरीर में जिंदा रहने को मजबूर थी। यही थी 2025 ट्रांसप्लांट की पूरी